आज हम एक टॉपिक है तत्व यौगिक मिश्रण और भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। इस टॉपिक के बारे में हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं और बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, तत्व क्या है? तत्व जो प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है वो तत्व है। और ये जो तत्व है वो समान परमाणु से मिलकर बना होता है। जैसे हाइड्रोजन को हम लिखते हैं तो H2 के रूप में लिखेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन है वो परमाणु के रूप में स्वतंत्र नहीं रहती। तो गैसें हैं वो तत्व के रूप में रहती हैं। धातु केवल परमाणु के रूप में भी रह सकती हैं, यानी कि स्वतंत्र अवस्था में रह सकती हैं। तो जैसे हम इनके जो प्रतीक वगैरह है, संकेत वगैरह लिखते हैं, तो परमाणु के रूप में हम उसको लिखेंगे। एक ही तरह के परमाणु से बना शुद्ध पदार्थ है वो तत्व है। एक ही तरह के परमाणु, इसका मतलब यह है कि समान परमाणु होना चाहिए। जैसे हम ओजोन को लिखते हैं O3 लिखते हैं, तो इसमें समान परमाणु है ऑक्सीजन के 3, इसलिए ये तत्व है। इसी प्रकार O2 है, उसमें 2 ऑक्सीजन के परमाणु है, समान है, तो ये तत्व हैं। तो तत्व को आप इस तरीके से पहचान सकते हैं। लेकिन कुछ धातुएं भी होती हैं, जैसे सोना है, सोने को Au लिखते हैं, सिर्फ Au लिखेंगे, लेकिन ये स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। इसलिए धातुएं जो होती हैं अधिकतर वो तत्व भी होंगी। लेकिन अगर दो या दो से अधिक परमाणु मिलते हैं, जैसे जल के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलते हैं, तो ये अलग अलग हो गए। एक तो हाइड्रोजन का परमाणु हो गया, एक ऑक्सीजन का परमाणु हो गया, इसलिए ये तत्व नहीं है। यानी कि पानी है वो तत्व नहीं है, क्योंकि इसमें 2 अलग अलग परमाणु आ गए। ये एक प्रकार का यौगिक बन गया। हर जो तत्व हैं उनको पहचानने के लिए कुछ संकेत लिखा जाता है या संकेत दिया गया है। और ये संकेत क्यों जरूरी है ये आप जानते होंगे, क्योंकि तत्वों के जो नाम हैं थोड़े बड़े हैं, और जो रासायनिक समीकरण हम लिखते हैं तो संकेत के द्वारा उसको दर्शाएंगे तो काफी सरल हो जाता है वो, क्योंकि नाम बड़े रहेंगे तो लिखने में भी दिक्कत आती है। इसलिए संकेत के रूप में हम लिखते हैं, ताकि रासायनिक समीकरण लिखना है वो आसान हो जाए, और जो लंबे नाम हैं उनको शॉर्ट में लिखा जा सके। इस तरीके से ये तत्व थे। यहाँ पर कुछ तत्व दे रखे हैं और इधर इनके संकेत हैं। ये सारे तत्व हैं। हाइड्रोजन को H द्वारा प्रदर्शित कर रहे हैं, ऑक्सीजन को O द्वारा, कार्बन को C द्वारा, नाइट्रोजन को N द्वारा, और लोहा है उसको Fe द्वारा, चांदी है उसको Ag द्वारा, सोना है उसको Au द्वारा। इस तरीके से इनको हम संकेत के रूप में दर्शाते हैं तत्वों को, क्योंकि ये जो नाम है ये बड़ा है, छोटे रूप में लिख दिया H। इन तत्वों को क्रम से भी याद करना जरूरी होता है। वीडियो मैंने डाल रखा है, उसमें जाके आप इसको देख सकते हैं। उनको कैसे लिखा जाता है, इनके लिखने के कुछ नियम भी हैं। अब ये क्या नियम है, देखो, पहला जो अक्षर है वो हमेशा कैपिटल में लिखा जाएगा। जो भी उसका नाम होता है उसको पहला अक्षर कैपिटल में लिखेंगे। अगर दूसरा अक्षर भी है तो उसको स्मॉल लेटर में लिखेंगे, यानी छोटे अक्षरों के अंदर लिखेंगे। और कुछ तत्व ऐसे भी हैं जो उनके लैटिन नाम से लिखे जाते हैं, जैसे लोहा है, सोना है, ये लैटिन नाम से दर्शाए गए हैं। जैसे आयरन है, फेरम इसका लैटिन नाम है और Fe द्वारा इसको प्रदर्शित किया गया है। इसी प्रकार जैसे सोना है, गोल्ड, उसको लैटिन नाम में आरम बोलते हैं और Au द्वारा इसको प्रदर्शित किया है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर पहला अक्षर है वो बड़ा लिखा गया है और दूसरा अक्षर है वो छोटा लिखा गया है। इसमें भी ऐसा ही है। तो इस तरीके से इनके जो नाम हैं उनके संकेत लिखे जाते हैं। अब जो तत्व हैं उनका वर्गीकरण भी किया गया है। तत्वों को गुणों के आधार पर हम 3 भागों में विभाजित करते हैं। पहला धातु है, दूसरा अधातु है और तीसरा उपधातु है। धातुओं के कुछ उदाहरण ये हैं, ये सारे धातु हैं। ऐसे और भी धातु हैं, कुछ उदाहरण मैंने यहाँ पर लिखे हैं, लोहा, एल्यूमिनियम, तांबा, सोना। और अधातु ये है जिनमें अधिकतर गैसें आती हैं और कुछ ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। जैसे कार्बन है, ठोस अवस्था में है, सल्फर है, ठोस अवस्था में। इसी प्रकार एक द्रव अवस्था के अंदर भी पाई जाती है ब्रोमीन। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। इसी प्रकार धातु के भी कुछ अपवाद हैं,
अपवाद का भी मैंने वीडियो बनाकर डाल रखा है, वो भी आप देख सकते हैं। उपधातु, उपधातु धातु और अधातु के बीच के गुण पाए जाते हैं, जैसे सिलिकॉन है, बोरोन है, जर्मेनियम है, ये उपधातु है। उपधातुओं को याद करने का जो वीडियो है, ट्रिक है, वो भी मैंने डाल रखी है। इसको याद इस तरीके से कर सकते हैं, बोले शिव ऐसी तेरी आत्मा, बोले शिव ऐसी तेरी आत्मा, इस ट्रिक द्वारा उपधातुओं को भी याद कर सकते हैं। फिर इसके बाद में अगला जो टॉपिक है वो आता है तत्वों की कुल कितनी संख्या है। देखो वर्तमान में लगभग 118 तत्व हैं वो ज्ञात है, जिनमें से 92 जो तत्व हैं वो प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, और फिर उसके बाद के जो तत्व हैं 93 से लेके 118 तक के जो तत्व हैं वो कृत्रिम विधियों द्वारा बनाए गए हैं, यानी उनको प्रयोगशाला में बनाए गए हैं। फिर इसके बाद में तत्वों के जो वर्गीकरण है उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। देखिए दोस्तों, तत्व काफी ज्यादा हो चुके हैं, तो इन सब को अलग अलग पढ़ना, इनके जो भौतिक गुण हैं, रासायनिक गुण हैं, उनको अलग अलग पढ़ना काफी मुश्किल हो जाता है। तो इनको वर्गीकृत किया गया है, क्योंकि तत्वों की संख्या ज्यादा हो गई है और सभी जो तत्व हैं उनके गुणों को अलग अलग याद रखना भी काफी कठिन हो जाता है। तो वर्गीकृत करके उसको जो समान गुण वाले हैं तत्व हैं उनको एक साथ रखा गया है, जो आधुनिक आवर्त सारणी में आप देख सकते हैं। और जो नए तत्व के जो गुणों की जो भविष्यवाणी है वो भी इन तत्वों के वर्गीकरण से ही कर सकते हैं, वरना ये संभव नहीं है। अब तत्वों के वर्गीकरण के कुछ वैज्ञानिक प्रयास किए गए हैं। पहला प्रयास डाबे राइनर नामक वैज्ञानिक ने किया था, जिसने तीन तीन तत्वों के समूह बनाए जिनको त्रिक कहा गया है। और ये जो त्रिक नियम है वो 1817 में दिया गया था। इस डाबे राइनर का जो त्रिक है उसमें से एक त्रिक मैंने यहाँ पर लिखा है, जैसे क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ये एक त्रिक है जो डाबे राइनर ने जो त्रिक नियम दिया था उस त्रिक में से एक त्रिक मैंने यहाँ पर बनाया है। इसी प्रकार लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ये भी एक त्रिक है। तो इन त्रिकों की क्या विशेषता है? इस त्रिकों की ये विशेषता है कि ये जो पहला तत्व है क्लोरीन और ये लास्ट वाला तत्व है अंतिम आयोडीन, इन दोनों का पहला और तीसरे जो तत्व है उसका औसत परमाणु द्रव्यमान निकाले हम तो लगभग बीच वाले के बराबर आएगा। जैसे इनके परमाणु बाहर या परमाणु द्रव्यमान ये हैं, जैसे क्लोरीन का ये है और आयोडीन का ये है, इन दोनों का औसत निकालेंगे तो इस बीच वाले ब्रोमीन के लगभग बराबर आएगा। जैसे 35.5 प्लस 127 को हम जोड़े तो कुल मिला के ये जोड़कर 2 का भाग देंगे तो कुल मिला के ये 81 के लगभग आता है, जो कि 80 के लगभग बराबर है। तो इस तरीके से ये डाबे राइनर का जो ट्रिक है वो था। अब डाबे राइनर का जो ट्रिक है उसके कुछ दोष भी हैं। डाबे राइनर का जो ट्रिक है उसके दोष भी हैं और उनकी उपलब्धियां भी हैं। उपलब्धियां तो ये हैं कि इन्होंने सबसे पहले तत्वों के वर्गीकरण का वैज्ञानिक ढंग दिया था, वैज्ञानिक प्रयास किया था। आवर्तता का जो विचार है वो भी डाबे राइनर ने ही किया था, इसलिए ये उपलब्धि है इनकी। लेकिन इस ट्रिक के अंदर कुछ कमियां थी, क्योंकि इसके समय जो तत्व हैं उनकी संख्या कम थी। कुल मिला के इसने 9 तत्वों के ट्रिक बनाए थे, 3-3 के। तो ये अगर वर्तमान में जो तत्व हैं उन पर इनको लागू किया जाए तो ये लागू नहीं होता। मतलब सभी जो तत्व हैं उनके ट्रिक हम नहीं बना सकते। केवल कुछ तत्व हैं, जैसे मैंने बताया कि 9 तत्व हैं, उनका 3-3 समूह बनाकर इसने ट्रिक बना दिया था, तो उन पर तो ये लागू होता है। लेकिन ज्यादा तत्व हो गए बाद में तो उन पर ये लागू नहीं होता। इसलिए ये जो डाबे राइनर है ये ज्यादा दिन तक नहीं चला। लेकिन थोड़ा ये इसलिए चला क्योंकि वैज्ञानिक प्रयास है वर्गीकरण का, इसने सबसे पहले किया, तो थोड़ा महत्वपूर्ण भी है। आप देख लीजिए इसको। फिर इसके बाद में एक दूसरा वैज्ञानिक आया था जिसका नाम था न्यूलैंड्स। अष्टक नियम बनाया उसने और 1866 में इसने ये नियम दिया था। तो 7 तत्वों को ये परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में उन्होंने व्यवस्थित किया।
फिर उसने देखा कि पहला और आठवां जो तत्व है उनके गुणधर्म है समान होते हैं, और उसको ही उसने क्या कहा, अष्टक कहा। क्योंकि जो संगीत का अष्टक है सा रे गा मा पै द नी सा, तो ये जो पहला सा और लास्ट में आठवां सा, मतलब प्रत्येक जो संगीत के सुर है पहला और आठवां समान होता है, उससे इसकी तुलना की, इसलिए इसको न्यूलैंड का अष्टक नियम कहा जाता है। तो ये भी काफी महत्वपूर्ण नियम था। इन्होंने भी अच्छा प्रयास किया है तत्वों को वर्गीकृत करने का, लेकिन इस नियम के अंदर भी कुछ कमियां रही हैं। क्या क्या कमी रही हैं? ये तो इनकी उपलब्धियां थी, जो तत्वों को क्रमबद्ध व्यवस्था दी, तत्वों की आवर्त्यता को स्पष्ट किया, ये इसकी उपलब्धियां थी। लेकिन इसकी कमियां भी हैं, क्योंकि इसके समय भी कमी तत्व थे, लगभग 56 तत्व थे। न्यूलैंड के समय 56 तत्व ज्ञात हो चुके थे। तो इन्होंने क्या किया, इसका जो अष्टक लागू किया गया तो वो कैल्शियम तक तो पूर्णतया से सही था, यानी कैल्शियम तक तो ये लागू था, लेकिन उसके बाद में आने वाले जो तत्वों पर ये लागू बिल्कुल भी नहीं होता। इसी प्रकार जैसे संक्रमण तत्व हैं, उन पर भी ये लागू नहीं होता, इसलिए संक्रमण तत्वों के लिए भी ये असफल रहा। और नए जो तत्व हैं उनके लिए कोई जगह नहीं छोड़ी गई कि नया जो तत्व खोजा जाएगा उसको कहाँ रखा जाए। तो ये न्यूलैंड्स ने नहीं बता पाया, नहीं समझाया, तो इसलिए ये सारी इसकी कमियां हो गई। फिर भी ये अच्छा जो प्रयास किया था। फिर इनके बाद में आता है मेंडलीव। मेंडलीव पे भी काफी अच्छे और प्रसिद्ध रसायनज्ञ रहे हैं। इन्होंने आवर्त नियम दिया 1869 में, जिसको मेंडलीव का आवर्त नियम कहते हैं। मेंडलीव का आवर्त नियम क्या है? इन्होंने क्या किया कि जो तत्व हैं उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में उसने व्यवस्थित किया, यानी पहले कम परमाणु द्रव्यमान वाले को, फिर उससे ज्यादा परमाणु द्रव्यमान वाले को, इस तरीके से बढ़ते हुए क्रम में उसने व्यवस्थित किया। तो इसने ये नियम दिया कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म है उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं। ये बात मेंडलीव ने बताई और यही मेंडलीव का आवर्त नियम है, यानी तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं। ये मेंडलीव का आवर्त नियम था। फिर मेंडलीव की आवर्त सारणी पर ही आधारित आवर्त सारणी निर्भर है, जो मेंडलीव की आवर्त सारणी में थोड़ा सा संशोधन किया गया था हेनरी मोजले द्वारा। उसका नियम भी यही है, लेकिन उसने क्या किया, परमाणु द्रव्यमान को हटा के यहाँ पर परमाणु क्रमांक कर दिया। क्योंकि यहाँ इस जो मेंडलीव थे उन्होंने तो क्या किया कि परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया, लेकिन हेनरी मोजले ने परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में उनको व्यवस्थित किया। तो दोनों में थोड़ा सा अंतर है। मेंडलीव ने बहुत ही अच्छी आवर्त सारणी बनाई थी। इन्होंने क्या किया, जितने भी तत्व थे उनके गुणधर्म और उनके परमाणु क्रमांक एक एक चार्ट बना के उसने उस पर लिखा और दीवार के ऊपर प्रत्येक को लगाना स्टार्ट किया। तो जो समान गुण वाले हैं उनको पास पास रखा और जो असमान गुण है उनको दूर दूर रखा। इस तरीके से उसने सभी जो तत्व हैं उनको रखा। तो अधिकतर जो तत्व थे उनको स्थान मिल चुका था और तत्वों को आवर्त और समूह में उन्होंने रख दिया था। जो ज्ञात नहीं है उन तत्वों के लिए भी अपने आवर्त सारणी पहले ही जगह छोड़ दी और उनका नामकरण भी पहले ही कर दिया कि आगे कौन से तत्व खोजे जाएंगे। तो उनकी भविष्यवाणी भी पहले ही कर दी थी और उनका नामकरण भी पहले किया। जैसे एक का एल्यूमिनियम, जो बाद में गैलियम इसका स्थान लिया है, एक का सिलिकॉन, ये नाम पहले ही कर दिया उसने कि आगे जो खोजा जाएगा उसका नाम ये रहेगा, बाद में इसका नाम ये है। यानी एक का सिलिकॉन के स्थान पर अब वर्तमान में जर्मेनियम है। इस तरीके से इन्होंने तत्वों के वर्गीकरण के लिए काफी प्रयास किया, लेकिन इनकी जो सीमाएं हैं वो भी हैं। यानी मेंडलीव की आवर्त सारणी के अंदर भी दोष हैं, कमियां हैं, और ये सीमाएं हैं, काफी महत्वपूर्ण सीमाएं हैं। इनको आप जरूर समझेंगे। इसकी सबसे बड़ी सीमा तो ये थी या कमी तो ये थी, मेंडलीव को समस्थानिकों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि समस्थानिक भी होते हैं क्या। तो समस्थानिकों का कोई स्पष्टीकरण नहीं किया
मतलब समस्थानिक के बारे में कुछ भी नहीं बताया। तो ये इसकी कमी रही पहली। दूसरी कमी है हाइड्रोजन की स्थिति है वो अनिश्चित है, क्योंकि हाइड्रोजन है वो वर्ग संख्या 1 जो आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी उसमें रखा गया है वर्तमान में। लेकिन इसके जो गुण हैं हेलोजन के समान भी हैं, जो वर्ग 17 के अंदर है उनके समान भी इनके गुण हैं, और वर्ग संख्या 1 के समान भी इसके गुण हैं। तो हाइड्रोजन को कहाँ रखा जाए इसकी स्थिति स्पष्ट नहीं कर सके, और आज भी आधुनिक आवर्त सारणी के अंदर भी हाइड्रोजन को सही जगह नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन के जो गुणधर्म है वो वर्ग 17 के जो हेलोजन है उनसे मैच होते हैं। तो अब इनको कहाँ रखा जाए ये अभी तक भी नहीं बताया गया। बढ़ते परमाणु द्रव्यमान का जो नियम है वो टूटता है। मेंडलीफ ने क्या किया, पहले तो ये बता दिया कि परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में लिखेंगे इनको। बाद में कुछ तत्वों में ऐसा देखा गया कि जो ज्यादा द्रव्यमान वाला है, ज्यादा परमाणु द्रव्यमान वाला जो परमाणु है उसको पहले रख दिया, और कम वाला है उसको बाद में रख दिया। लेकिन होना क्या चाहिए, सभी बढ़ते हुए क्रम में होना चाहिए, लेकिन इसने क्रम उल्ट दिया, जिसकी वजह से ये भी इसका दोष बना। अब आधुनिक आवर्त नियम देखो, मेंडलीफ की आवर्त सारणी को कुछ संशोधन किया गया हेनरी मोजले द्वारा 1913 के अंदर। और आधुनिक आवर्त नियम क्या है, जैसे मैंने ऊपर बताया है आपको कि जो तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म है उनके परमाणु क्रमांक यानी परमाणु संख्या इसके आवर्ती फलन होते हैं। आधुनिक आवर्त नियम ये है। इसके बाद में इसके महत्व क्या क्या है, देखो जो मेंडलीफ के आवर्त सारणी के अंदर जो समस्थानिकों की समस्या थी उनको ये हल कर दिया, और तत्वों की सही स्थिति है उसके बारे में भी इसने बता दिया। आधुनिक आवर्त सारणी का जो मुख्य आधार है वही आधुनिक आवर्त नियम ही है। आधुनिक आवर्त सारणी के अंदर तो क्या है, आवर्त है, और वर्ग या समूह है 18। ये चीजें आप ध्यान में रखेंगे। अब बलों की बात करें, आधुनिक आवर्त सारणी में सभी तत्वों को 4 ब्लॉकों में बांटा गया है। 4 ब्लॉक कौन कौन से हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, टी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। और गुणों के आधार पर भी इसको वर्गीकृत किया गया है तत्वों को, जिसमें धातु, अधातु और उपधातु ये 3 प्रकार से हम उसको विभाजित करते हैं, जो हमने तत्वों के अंदर इनको पढ़ा था। अब यौगिक की बात करते हैं। यौगिक क्या है, देखिए 2 या 2 से अधिक तत्व या परमाणु निश्चित द्रव्यमान में या निश्चित अनुपात में रासायनिक बंध द्वारा जुड़े रहते हैं, जिसे एक नया पदार्थ बनता है, उसे हम यौगिक कहते हैं। जैसे जल की बात की थी हमने, इसमें 2 हाइड्रोजन के परमाणु और 1 ऑक्सीजन का परमाणु मिलकर जल का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार प्रत्येक यौगिक के अंदर तत्व या परमाणु है वो निश्चित होते हैं, यानी उनका द्रव्यमान है वो निश्चित होता है, चाहे उसको किसी भी विधि से आप बनाओ, कहीं से भी प्राप्त करो, उनमें परमाणु या तत्वों का निश्चित द्रव्यमान ही होगा, उनका जो अनुपात है वो निश्चित रहेगा। यौगिकों के गुण उसके संगठन तत्वों से पूरी तरह अलग होते हैं, यानी कोई भी जो यौगिक बनता है जिन तत्वों से ये बना है उनके कोई गुण नहीं होते हैं। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, जल बना लेते हैं, तो जल के सारे गुण अलग हैं। ऐसा नहीं कि जल के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के गुण होंगे, नहीं, ये केवल जल के गुण ही होंगे। तो जिससे यौगिक बनता है, जिन परमाणु से यौगिक बनता है उन परमाणु का कोई गुण यौगिक के अंदर नहीं आएगा। इसके कुछ उदाहरण देख लीजिए, जैसे ये सारे यौगिक है, जल है, साधारण नमक है, कार्बन डाइऑक्साइड है, अमोनिया है, मेथेन है, ये सारे के सारे यौगिकों के उदाहरण हैं। यौगिक बनाने के कुछ नियम हैं, जैसे पहला नियम तो यही था, निश्चित अनुपात का नियम, यानी किसी भी यौगिक के अंदर निश्चित अनुपात होता है द्रव्यमानों का। किसी भी यौगिक में उपस्थित तत्व हमेशा एक निश्चित अनुपात में होते हैं, ये बात मैंने बताई है। जैसे हमने जल लिया, जल में निश्चित अनुपात है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। हाइड्रोजन अगर द्रव्यमानों की बात करें तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, द्रव्यमानों का अनुपात 1:8 रहेगा। कोई भी जल ले उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो
द्रव्यमानों का अनुपात है वो 1:8 ही होगा। अब है मिश्रण। देखो दो या दो से अधिक की जो पदार्थ है उनको हम मिला दें तो वो क्या बन जाएगा, मिश्रण। दो या दो से अधिक पदार्थों को अगर हम मिलाएंगे तो मिश्रण बनेगा, और उस मिश्रण के अंदर उन पदार्थों को या जो मिलाया है उन पदार्थों के गुण हैं वो उस मिश्रण के अंदर होंगे, और उनको हम भौतिक विधियों द्वारा अलग कर सकते हैं। इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे हवा है, मिश्रण है, क्योंकि इसमें कई प्रकार की गैसें हैं। नमक पानी है, इसमें नमक और पानी है, दो पदार्थ मिले हुए हैं, तो नमक के पानी के अंदर नमक और पानी दोनों का मिश्रण होगा, और दोनों के गुण अलग अलग उसमें आपको दिखाई देंगे। मिट्टी है, मिट्टी के अंदर कई प्रकार के पोषक तत्व और अन्य यौगिक होते हैं। दूध है, इसमें भी कई प्रकार के तत्व होते हैं, यौगिक होते हैं, जिसे ये दूध भी क्या है, मिश्रण है। पीतल है, ये मिश्र धातु है, तांबा और जिंक से मिलकर बनता है। पीतल तांबा और जिंक से मिलकर बनना है, इसलिए इसमें दो यौगिक या दो तत्व मिले हैं। मिश्रण की कुछ विशेषताएं हैं। मिश्रण के घटक किसी भी अनुपात में हो सकते हैं, यानी मिश्रण के अंदर जो घटक हम मिलाते हैं, जो पदार्थ हम मिलाते हैं, वो किसी भी अनुपात में मिला सकते हैं। किसी यौगिक की मात्रा ज्यादा हो सकती है, किसी कम हो सकती है, तो इसका कोई निश्चित अनुपात नहीं होता है। इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता मिश्रण के अंदर, कि दो पदार्थों को मिलाने से कोई तीसरा अलग ही पदार्थ बनता है, ऐसा भी नहीं होता है। और घटक है वो अपने अपने गुण उस मिश्रण में बनाए रखेंगे। मिश्रण का कोई निश्चित गलनांक और क्वथनांक भी नहीं होता है। मिश्रण को भौतिक विधियों द्वारा आसानी से हम अलग कर सकते हैं। अब मिश्रण के प्रकार, मिश्रण दो भागों में इसको विभाजित करके पढ़ते हैं। पहला है समांगी मिश्रण। देखिए दोस्तों, समांगी मिश्रण नाम से पता लग रहा है, इसमें जो यौगिक हैं वो समान आकार के होंगे, ठीक है, समान रूप से पूरे मिश्रण के अंदर फैले रहेंगे। इनके जो कण हैं, यौगिकों के कण हैं, वो आपको दिखाई भी नहीं देंगे, ठीक है। जैसे जल और नमक का मिश्रण है, इसमें नमक का जो कण है वो आपको दिखाई नहीं देंगे, ना जल के दिखाई देंगे। इसकी कुछ विशेषताएं हैं, संरचना समान होती है, घटक अलग अलग दिखाई नहीं देते हैं। उदाहरण देख लीजिए, नमक का जल, चीनी का जल, हवा और मिश्र धातु, ये सारे के सारे क्या है, समांगी मिश्रण है। इसके बाद में आता है विषमांगी मिश्रण। विषमांगी नाम से पता लग रहा है कि उसमें जो पदार्थ आप मिलाओगे उसके कण आपको अलग अलग दिखाई देंगे, यानी कि उस मिश्रण के अंदर जो घटक हैं वो समान रूप से फैले हुए नहीं रहेंगे और आपको अलग अलग दिखाई देंगे। इनकी कुछ विशेषताएं हैं, संरचना असमान है, घटक आसानी से पहचाने जा सकते हैं। उदाहरण देख लीजिए, रेत और पानी। रेत और पानी, यानी पानी में रेत मिलाएंगे तो रेत और रेत के कण हैं वो आपको आसानी से दिखाई देंगे। तेल और पानी है, तेल और पानी अलग अलग, तेल और पानी के अंदर तेल अलग दिखाई देता है, पानी अलग। तो मिश्रण को आप देख सकते हैं, मतलब जो भी उसमें घटक मिलाया आपने। मिट्टी है, मिट्टी भी मिश्रण है, विषमांगी है, उसमें आप सभी कणों को आप देख सकते हैं। फिर इसके बाद में आता है विलयन, एक समांगी मिश्रण होता है। विलयन की बात कर रहे हैं तो विलयन क्या है, एक समांगी मिश्रण है, और विलय जो घुलता है उसको विलय बोलेंगे, यानी कि विलयन है वो विलय और विलायक से मिलकर बना है। इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, विलयन बनेगा। यानी विलयन बराबर आप क्या लिख सकते हैं, विलय प्लस विलायक। और जिस विलयन के अंदर जिसकी मात्रा ज्यादा होगी वो विलायक होगा, और कम मात्रा होगी वो होगा विलय। जैसे नमक का पानी है, तो नमक के पानी के अंदर जल ज्यादा है और नमक कम है, तो जल तो क्या हो गया, विलायक हो गया, और जो नमक है वो विलय हो गया। उदाहरण देख लीजिए, नमक का पानी है। इसके अलावा विलयन के गुण देख लीजिए, पारदर्शी होता है, टिंडल प्रभाव प्रदर्शित नहीं करेगा, ये कणों का आकार बहुत छोटा होगा इसमें। और इसके बाद में आता है कोलाइड। कोलाइड एक प्रकार का वह मिश्रण है जिसमें कणों का आकार है 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच होता है, थोड़े बड़े होते हैं उनके अपेक्षा। इनके अंदर आप देखोगे तो ऐसा लगेगा कि समांगी मिश्रण है, लेकिन होता वास्तव में क्या है, विषमांगी है। अगर इनके कणों के अंदर हम या इस कोलाइड विलयन में अगर हम प्रकाश गुजारे तो आपको इनके कण दिखाई देंगे, नग्न आंखों से दिखाई नहीं देंगे।
ये टिंडल प्रभाव दर्शाता है, ब्राउनी गति भी दर्शाता है। ये भी आप ध्यान रखेंगे, ब्राउनी गति भी ये दर्शाता है, टिंडल प्रभाव भी दर्शाता है, कोलाइड विलयन। इसके कुछ उदाहरण जैसे दूध है, कोरा है, रक्त है, धुआं है, ये सारे कोलाइड हैं। इसके बाद में आता है निलंबन। निलंबन एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण है, जिसमें आप ठोस के जो कण हैं वो आराम से आप देख पाते हैं उसको, यानी पूरे द्रव में वो फैले होते हैं और उनको आप आराम से नग्न आंखों से देख सकते हैं। और इस निलंबन को या ऐसे मिश्रण को आप स्थिर छोड़ोगे तो कुछ समय बाद में उस पात्र के अंदर ये ठोस के कण हैं वो जम जाएंगे। जैसे वर्षा का जल है तो उसमें आपको जो कण हैं वो आसानी से दिखाई नहीं देंगे, अगर देते भी हैं तो आप स्थिर छोड़ोगे तो वो पेंदे में जमा हो जाएंगे। इसकी कुछ विशेषता है, कण बड़े होते हैं, 1000 नैनोमीटर से ज्यादा होते हैं और अस्थिर मिश्रण है, स्थिर नहीं है, अस्थिर है, मतलब स्थिर छोड़ोगे तो पेंदे में जमा हो जाएंगे कण। टिंडल प्रभाव दर्शाएगा ये, टिंडल प्रभाव दर्शाएगा ये जो निलंबन है वो। उदाहरण है जैसे मिट्टी मिला जल, जो मैंने अभी बताया आपको। चौक को अगर हम पानी में घोलें तो चौक का जो पाउडर है वो आपको दिखाई देगा और इसको स्थिर छोड़ दोगे तो चौक का पाउडर है वो पेंडे में जमा हो जाएगा। ये कुछ अंतर हैं, जैसे इधर विशेषताएं हैं, ये विलयन है, ये कोलाइड है और ये निलंबन है। ये विशेषताएं हैं। देखो स्थिरता, विलयन स्थिर होता है, कोलाइड है वो अपेक्षाकृत स्थिर और निलंबन है अस्थिर होता है। टिंडल प्रभाव विलयन नहीं दर्शाता और ये दोनों दर्शाते हैं, कोलाइड विलयन और निलंबन, ये दोनों टिंडल प्रभाव दर्शाएंगे। कणों का आकार ये है 1 नैनोमीटर से कम, 1 से 1000 नैनोमीटर और 1000 से ज्यादा इनका आकार है। प्रकृति विलयन की जो प्रकृति समांगी होती है, कोलाइड की आभासी समांगी होती है और निलंबन की विषमांगी होती है। इस तरीके से इनमें हम अंतर देख सकते हैं। अब आता है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, काफी महत्वपूर्ण है। भौतिक परिवर्तन क्या है? देखो इसमें केवल भौतिक अवस्था परिवर्तित होगी और नया पदार्थ नहीं बनेगा और ना ही गुणधर्म बदलेंगे। जिस परिवर्तन में पदार्थ की रासायनिक प्रकृति नहीं बदलती, केवल आकार, अवस्था और भौतिक गुण बदलते हैं, भौतिक परिवर्तन कहलाएंगे। कुछ मुख्य विशेषताएं हैं, नया पदार्थ नहीं बनता, रासायनिक संगठन है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये उल्टनीय है, रिवर्सेबल है, यानी कि उत्क्रमणीय है, यानी एक बार जो पदार्थ बन गया उससे पहले वाला वापस बन जाएगा। जैसे बर्फ से पानी बना, पानी से वापस बर्फ, इस तरीके से। केवल भौतिक गुण बदलते हैं। उदाहरण है बर्फ का पानी में बदलना, पानी का वाष्प में बदलना, वाष्प से वापस पानी आ जाएगा। कागज को फाड़ना, नमक का पानी में घुलना, धातु को पीटना, ये सारे क्या है? भौतिक परिवर्तन है। धातु को पीटोगे चादर बन जाएगी, उस चादर से वापस धातु बन जाएगी, इस तरीके से। ऊर्जा परिवर्तन, ऊर्जा का या तो अवशोषण होगा या उत्सर्जन होगा। दैनिक जीवन में कुछ उदाहरण हैं, जैसे कपड़े सूखते हैं, मोम पिघलता है, चीनी का घोल है, ये सारे भौतिक परिवर्तन के अंदर आते हैं। अब आता है रासायनिक परिवर्तन, उसका विपरीत है। रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनेगा, गुणधर्म भी बदलेंगे और एक बार पदार्थ बन जाता है उससे पहले वाला वापस नहीं बनता। मुख्य विशेषता, नया पदार्थ बनता है, रासायनिक संगठन भी बदलता है, अणु उत्क्रमणीय होते हैं। ऊर्जा का बड़ा परिवर्तन होता है। इसको पहचान कैसे सकते हैं? या तो रंग बदलेगा, या गंध आएगी, या गेज बनेगी, या कोई अवशेष बनेगा, या ताप में परिवर्तन होगा, या कोई प्रकाश उत्पन्न होगा। ये इसके पहचानने के संकेत हैं जो रासायनिक परिवर्तन को आप पहचान सकते हैं। जैसे लोहे पर जंग आना, लकड़ी का जलना, दूध से दही बनना, भोजन का पकना, श्वसन क्रिया और उत्सर्जन। जैसे दूध से दही बनना, दही से वापिस दूध नहीं बनता, दूध के अंदर अलग गुण होते हैं, दही में अलग होता है। रासायनिक समीकरण द्वारा एक उदाहरण भी दे रखा है, लोहे पर जंग लगना। लोहे पर जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और जल वाष्प ये दोनों होना जरूरी है। तो Fe+O2 क्रिया करके H2O, ये जंग बनी। तो जंग में अलग गुण होते हैं, लोहे में अलग होते हैं। तो इस तरीके से ये भौतिक और रासायनिक परिवर्तन थे। अंतर देख लीजिए, ये भौतिक परिवर्तन है और ये रासायनिक परिवर्तन है। ये कुछ बिंदु हैं। भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ नहीं बनता, इसमें बनता है। भौतिक परिवर्तन प्रकृति नहीं बदलती, इसमें प्रकृति बदलती है। ये उत्क्रमणीयता, ये उत्क्रमणीय होते हैं या अनुत्क्रमणीय होते हैं। उदाहरण है बर्फ का पिघलना और इसमें लकड़ी का जलना।
उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।